हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएनएस के सारे डिफेंसेस कवर करने वाले हैं, पर इससे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सेप्शंस या डिफेंसेस होते क्या हैं। तो देखिए, जब भी कोई अक्यूज्ड कोई क्राइम करता है, मतलब कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन करता है, तो उसे पनिशमेंट देने से पहले कोर्ट उसे एक मौका देती है अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए, अपने आप को क्रिमिनल लिएबिलिटी से बचाने के लिए। इसे ही कहते हैं डिफेंस। तो भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 3 में, मतलब सेक्शन 14 से लेकर 44 में ऐसे ही कुछ डिफेंसेस दिए गए हैं जिन्हें यूज करके एक अक्यूज्ड अपने आप को क्रिमिनल लिएबिलिटी से बचा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं डिफेंसेस को कवर करेंगे। सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर ऑल द न्यू वीडियोस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला डिफेंस है मिस्टेक का, जिसे डिस्कस किया गया है सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में। अब मिस्टेक दो तरह के होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। इनके लिए रिस्पेक्टिव मैक्सिम भी हैं जो उनका नेचर एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजा, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है तो दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर एक घने जंगल में आपको लगा कि सामने एक जंगली जानवर है और आपने गोली चला दी और वहां पे एक इंसान होता है, तो ये होगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड। दूसरा है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसात। जूरिस मतलब लॉ, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है तो दैट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हैं 10 किलो गोल्ड लेकर और वहां पे लॉ था कि आप इतना सारा गोल्ड कैरी नहीं कर सकते, तो आप ये डिफेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते कि इस लॉ के बारे में मुझे पता नहीं था, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। इन दोनों सिनारियों में कॉमन बात यह है कि जो मिस्टेक है वो इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस की वजह से होनी चाहिए, प्री प्लानिंग की वजह से, प्री अरेंजमेंट या प्री कंसेंट की वजह से नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं सेक्शन 14 एंड 17 को। सेक्शन 14 ये कहता है कि या तो इंसान बॉन्ड बाय लॉ हो या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या अपने आप को बॉन्ड बाय लॉ समझे। एक इलस्ट्रेशन देखिए। पहला, एक सोल्जर होता है, जैसे उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ये कमांड दिया कि एक मॉब पर गोली चला दो, और उस कमांड को फॉलो करते हुए ए मॉब पर गोली चला देता है, तो क्या ए ने कोई ऑफेंस किया? तो इसका जवाब होगा नहीं, बिकॉज इस केस में ए वॉज बॉन्ड बाय लॉ, तो उसे सेक्शन 14 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एक कोर्ट का ऑफिसर होता है और उसी कोर्ट से ये ऑर्डर मिलता है कि वो वाई को अरेस्ट करके लाए। अच्छी तरह इंक्वायरी करने के बाद भी उसे ये लगता है कि जेड ही वाई है और वो जेड को वाई समझकर अरेस्ट कर लेता है। क्या इस केस में ए ने कोई ऑफेंस किया? नहीं, क्योंकि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसे लगा कि ही इज बॉन्ड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ। सेक्शन 17 का एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जेड को देखता है और उसे लगता है कि जेड ने मर्डर किया है। ए ये देखते हुए कि जेड ने मर्डर किया है, जेड को रोकने की कोशिश करता है ताकि उसे प्रॉपर अथॉरिटीज को सबमिट कर सके। अब असल बात में ये थी कि जेड तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, तो क्या ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया? इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये एक्ट सेक्शन 17 में कवर होता है मिस्टेक ऑफ लॉ की। नेक्स्ट डिफेंस है जुडिशियल एक्ट्स का। तो सेक्शन 15 एंड 16 जुडिशियल एक्ट्स के बेसिस पर एग्जम्पशन और डिफेंसेस प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 15 जजेस को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाता है, वहीं सेक्शन 16 उन लोगों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाता है जो कोर्ट के ऑर्डर पर या जजमेंट पर एक्ट कर रहे हों। अब सेक्शन 15 का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? पहला, ये जो जज है वो जुडिशियली एक्ट कर रहा हो, मतलब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहा हो। सेकंड, ये जो एक्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन का हो। थर्ड, ये एक्ट गुड फेथ में परफॉर्म किया गया हो, मतलब अगर कोई जज जानबूझकर अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है और कुछ ऐसा करता है जो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो वो अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे। नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट डिफेंस, पहले हम बीएनएस के ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो मेजर एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला गिल्टी इंटेंट होना चाहिए, जिसे मेंस रिया कहा जाता है, और दूसरा गिल्टी एक्ट होना चाहिए, जिसे एक्टस रेयस कहा जाता है।
लेकिन कुछ ऐसे भी क्राइम्स हैं जिनमें गिल्टी इंटेंट होना जरूरी नहीं है, जैसे डिफेमेशन में गिल्टी इंटेंट होना जरूरी नहीं है, सेडिशन में गिल्टी इंटेंट होना जरूरी नहीं है, स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी में गिल्टी इंटेंट होना जरूरी नहीं है। करंटली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 जनरल डिफेंसेस का, उसमें अगर किसी क्राइम में गिल्टी इंटेंट एब्सेंट है, गिल्टी इंटेंट प्रेजेंट नहीं है, तो अक्यूज्ड डिफेंसेस अवेल कर सकता है अपनी क्रिमिनल लिएबिलिटी कम करने के लिए। तो ऐसा ही एक डिफेंस है एक्सीडेंट का, सेक्शन 18, जिसे एब्सेंस ऑफ मेंसरिया भी कहते हैं। देखिए, एक्सीडेंट क्या होता है कि कोई ऐसा चीज जो अचानक हो गया हो, सडनली हो गया हो, जिसे आप एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हो गया हो, तो उससे ही एक्सीडेंट कहते हैं। तो यहां पर सवाल उठता है, व्हाट इज एक्सीडेंट? तो एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट है जो आप फोर्सी या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 18 का डिफेंस लेने के लिए यह जरूरी है कि एक्ट बिना क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज से किया गया हो। सेकंड, एक्ट को लॉफुल होना चाहिए। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो एक इंसान होता है जो अपनी काम की जगह पर हैमर से काम कर रहा होता है। इतने में हैमर का जो हेड होता है निकलकर पास खड़े एक इंसान को लग जाता है। अब इसमें लिएबिलिटी डिसाइड करने के लिए ये देखेंगे कि क्या ए ने प्रॉपर कॉशन से काम लिया या नहीं। अगर ए ने प्रॉपर कॉशन से काम लिया तो ये एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा, एक्सक्यूज हो जाएगा। अब आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं। तो हमारा नेक्स्ट डिफेंस है नेसेसिटी का। तो ये कहावत उसी के ऊपर बेस्ट है। सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर किसी इंसान को 2 सिचुएशन दे दी जाए और उसे उन 2 सिचुएशंस में से किसी एक को चूज करना होगा और वो लेस डेंजरस अल्टरनेटिव चूज करता है, तो फिर वो सेक्शन 19 का डिफेंस यूज करके अपने को क्रिमिनल लिएबिलिटी से बचा सकता है, अपनी क्रिमिनल लिएबिलिटी को कम कर सकता है। तो ये है नेसेसिटी का डिफेंस। नेसेसिटी के डिफेंस को इन 2 लीगल मैक्सिम में भी डिफाइन किया गया है, जूस नेसेसिटी और नेसेसितास नॉन हाबेत लिगाम। इसका मतलब होता है कि नेसेसिटी नोज नो लॉ। अगर एक इंसान को 2 में से एक ऑप्शन चूज करना ही था और वो लेस डेंजरस चूज करता है, तो फिर वो सेक्शन 19 का डिफेंस यूज कर सकता है और अपने को क्रिमिनल लिएबिलिटी से बचा सकता है। तो चलिए देखते हैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के एसेंशियल क्या क्या है। पहला, द एक्ट मस्ट बी डन अंडर गुड फेथ। ये गुड फेथ में होना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। कोई मेंसरिया नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 19 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफन्स। इस केस में क्या होता है कि ये 4 लोग, जिसमें से एक 18 साल का कैबिन बॉय होता है, ये एक शिप में सफर कर रहे होते हैं। अब रास्ते में उनकी शिप पत्थर से टकरा जाती है और जिस वजह से वो चारों एक छोटी बोट करके समुद्र में एस्केप कर लेते हैं। 20 दिन बाद जब उनका खाना पानी सब खत्म हो जाता है, तो डुडली एंड स्टीफन्स ने उन 18 साल के लड़के को मारकर खा लिया ताकि वे अपने भूख मिटा सके एवं आने वाले दिनों को सरवाइव कर सके। इस इंसिडेंट के ठीक 4 दिन बाद पास से एक शिप जा रही थी, जिन्होंने इनको बचा लिया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, उन्हें उस लड़के के मर्डर के लिए ट्राई किया गया। इन लोगों ने डिफेंस ऑफ नेसेसिटी प्लीड की कि क्रिमिनल लिएबिलिटी से एग्जेम्पशंस पा लें, पर कोर्ट ने कहा कि सेल्फ सर्वाइवल, सेल्फ सस्टेनेंस इतना जरूरी नहीं होता है कि आप सामने वाले इंसान का मर्डर कर दें। तो इन्हें क्रिमिनल लिएबिलिटी से एग्जम्पशन नहीं मिला। तो आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफन्स का ये जो केस है सेक्शन 19 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो एक जगह पर बहुत तेज आग लग जाती है, तो आग को आगे फैलने से रोकने के लिए एक व्यक्ति ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सामने की झोपड़ी को गिरा देता है। तो क्या इस केस में जिस व्यक्ति ने झोपड़ी को गिराया कोई ऑफेंस कमिट किया? नहीं। झोपड़ी गिराने वाला व्यक्ति इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 19। अब नेक्स्ट डिफेंस है इन्फेंसी का, जिसे डिस्कस किया गया है सेक्शन 20 और सेक्शन 21 में। अब क्रिमिनल लॉ में बच्चों को एक इम्यून, एक प्रिविलेज्ड पोजीशन दी गई है एवं इंडिया में लीगली मेजॉरिटी एज है 18 साल की। इसके बाद ही बच्चों को वोट करने का राइट मिलता है। तो 18 साल के कम के बच्चे जो होते हैं वो चाइल्ड के किसी न किसी डेफिनेशन में फॉल होते हैं। अब बीएनएस का जो सेक्शन 20 और 21 है वो बच्चों को क्रिमिनल लिएबिलिटी से बचाता है।
तो कैसे? सेक्शन 20 बात करता है 7 साल के कम के बच्चों की और उन्हें कंप्लीट एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 20 ये कहता है कि 7 साल के कम के जो बच्चे होते हैं वो कोई भी एक्ट करें उन्हें कंप्लीट एग्जम्पशन मिलेगा। क्यों? उनके पास मेंटल मैच्योरिटी ही नहीं होती है इंटेंशंस फॉर्मुलेट करने की, अपने एक्ट्स के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए। इसके लिए एक मैक्सिम भी है, डॉली इन कैपेक्स। डॉली से आप डॉल को याद करिएगा, छोटा, तो डॉल इन कैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। आपके पास ये मैच्योरिटी ही नहीं है कि आप इंटेंशन फॉर्मुलेट कर सके, नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझ सके, तो 7 साल के कम के बच्चे को कंप्लीट एग्जम्पशन मिली है सेक्शन 20 के अंदर। वहीं सेक्शन 21 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चों की बात करते हुए उन्हें टोटल एग्जम्पशन तो नहीं पर कुछ हद तक एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ माइंड। तो ये देखा जाएगा कि बच्चे के पास इंटेंशन फॉर्मुलेट करने की कैपेसिटी थी या नहीं, क्या वो मेंटली मैच्योर था या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर एक 10 साल का बच्चा किसी घर जाकर मोबाइल चुराता है और बाहर जाकर उसे बेच देता है तो वो मेंटली मैच्योर था इंटेंशन फॉर्मुलेट करने के लिए, अपने एक्ट को समझने के लिए, तो उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 20 में 7 साल से कम के बच्चे की बात की गई है एंड सेक्शन 21 में 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चों की बात की गई है। और डोली इन कैपेक्स इन्फेंसी की जो डिफेंस है उसकी बात करता है। द नेक्स्ट डिफेंस है इंसैनिटी का, जिसे डिस्कस किया गया सेक्शन 22 में। इंसैनिटी का मतलब अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। वो इंसान किसी न किसी फॉर्म ऑफ मेंटल अबनॉर्मेलिटी से सफर कर रहा हो। अगर कोई इंसेन पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे क्रिमिनल लिएबिलिटी से एग्जम्पशन मिल जाता है। क्यों? सेम एज इन्फेंसी का डिफेंस सेक्शन 20 और 21। इंसेन पर्सन के पास भी इन्फेंसी जैसे मेंटल मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो इंटेंशन फॉर्मुलेट कर सके, सही को गलत से डिफ्रेंशिएट कर सके। इसलिए अगर कोई इंसेन पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे क्रिमिनलिटी से एग्जम्पशन मिल जाती है। अब देखिए, इंग्लैंड में और इंडिया में ये जो इंसैनिटी का डिफेंस है ये मेनली डेवलप हुआ है मैकनॉटगैम के केस से। तो चलिए सेक्शन 22 के मेन इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट्स है द एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। द सेकंड इंग्रेडिएंट इज सच अ पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग नेचर ऑफ द एक्ट। The third ingredient is such incapacity must be by reason of unsoundness of mind. The fourth ingredient is incapacity should exist at the time of doing of the act. ये जो चौथा पॉइंट है ये बहुत ट्रिकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 22 के लिए। अब इंसैनिटी के बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट एंड एट लास्ट मोस्ट फेमस जिससे प्रिंसिपल ऑफ इंसैनिटी डिराइव हुआ है उसे कहते हैं मैकनॉटन रूल्स। मैकनॉटन के केस में 3 इंपॉर्टेंट पर्सन है। पहला मिस्टर रॉबर्ट पील जो इंग्लैंड के द देन पीएम थे। दूसरे हैं मिस्टर ड्रमन जो रॉबर्ट पील के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। और तीसरे हैं डेनियल मैकनॉटन जिन्होंने मिस्टर ड्रमन का मर्डर किया था। और तीसरे मिस्टर डैनियल मैकनॉटन जिन्होंने मिस्टर ड्रमन का मर्डर किया था, इस कंफ्यूजन में कि मिस्टर ड्रमन ही मिस्टर रॉबर्ट पील हैं। जब मैकनॉटन को ट्राई किया जा रहा था तो उनके बिहाफ पर इंसैनिटी प्लीड की गई कि मैकनॉटन का अपने एक्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था और वो एक डिल्यूजन में ये क्राइम कमिट कर रहे थे। जजमेंट में मैकनॉटन को रिहा कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। अब अगला और 7th डिफेंस है ड्रंकननेस या इंटॉक्सिकेशन का, जिसे डिस्कस किया गया सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में। इंटॉक्सिकेशन के डिफेंस पे ये अज्यूम किया जाता है कि इंटॉक्सिकेशन के बाद एक इंसान की वो रैशनल थिंकिंग कैपेसिटी है वो लोअर हो जाती है, वो डिमिनिश हो जाती है, तो कोई भी इंसान अपने नेचर ऑफ एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझने की हालत में नहीं रहता है। मतलब यू आर इनकैपेबल ऑफ हैविंग अ मेंटल एलिमेंट। आप मेंसरिया फॉर्मुलेट करने के हालत में ही नहीं रहते हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान पी ले और उसके बाद कोई भी क्राइम कमिट कर ले और सेक्शन 23 और सेक्शन 24 का डिफेंस अवेल कर ले? नहीं, ऐसा नहीं होता है और ये इतना सिंपल भी नहीं है। इंटॉक्सिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन एंड इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन।
इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में अगर किसी फोर्स से, फ्रॉड से या विदाउट योर नॉलेज आपको इंटॉक्सिकेट किया जाता है और उसके बाद आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 23 का डिफेंस अवेल करते हुए अपने आप को क्रिमिनल लियाबिलिटी से बचा सकते हैं। तो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन डिस्कस किया गया सेक्शन 23 में, जो क्या कहता है कि अगर बिना आपके नॉलेज के आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है, इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन हुआ है और उसके बाद आप कोई क्राइम कमिट करते हैं तो सेक्शन 23 यूज करते हुए आप अपने आप को क्रिमिनल लियाबिलिटी से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 24 की, जो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, अगर आप खुद से कुछ कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको इस एक्ट के बारे में पता था या नहीं। क्या आपको इसकी नॉलेज थी, नेचर पता था, कॉन्सिक्वेंसेस पता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज प्रिज्यूम की जाएगी, ये मान लिया जाएगा कि आप ये क्राइम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन हुआ है। अब 8th एंड द नेक्स्ट डिफेंस है कंसेंट का, जिसे डिस्कस किया गया है सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 29 तक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने ये मैक्सिम पढ़ा होगा, कंसेंसस एड इडेम, जिसका मतलब होता है टू पार्टीज अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि किसी भी कंसेंट को हम फ्री तब मानेंगे जब उसमें 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व ना हो। वो 5 एलिमेंट्स क्या है? coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। जब भी ये 5 चीजें नहीं होती है तभी कंसेंट फ्री कहलाती है। अब एक एक करके हम सारे सेक्शंस को समझेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मेन एलिमेंट्स। सेक्शन 25 मेनली बेस्ड है एक लैटिन मैक्सिम वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया पर, जिसका मतलब ये है कि अगर वॉलेंटरली आप किसी एक्ट के लिए कंसेंट दे रहे हैं तो आप खुद फिर उस एक्ट के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बंजी जंपिंग करने जा रहे हैं और आपने कंसेंट दी है तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मुझे धक्का कैसे मारा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप बॉक्सिंग मैच के लिए जा रहे हैं और आपका ओपोनेंट आपको पंच मार देता है, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मुझे पंच कैसे मारा, मुझे पंच क्यों मारा, क्योंकि आपने खुद ही उसे कंसेंट दी थी, इसलिए आप उससे ये नहीं पूछ सकते। अब सेक्शन 25 के 2 इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखिए। पहला, ये जो सारे एक्ट्स हैं ये लीगल नेचर को होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं गन फाइट हो रही है तो वो ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले पार्टी ने कंसेंट दिया था। नहीं, एक्ट्स लीगल नेचर के होने चाहिए। दूसरा, ये जो सारे एक्ट्स है इसका मेन ऑब्जेक्टिव डेथ कॉज करना नहीं होना चाहिए। तो ये एक्ट सेक्शन 25 का है। नेक्स्ट है सेक्शन 26, एक्ट्स डन इन गुड फेथ। ये सेक्शन मेनली डॉक्टर्स और सर्जन्स को प्रोटेक्ट करता है जो अपने पेशेंट से कंसेंट लेकर उसके ऊपर सर्जिकल ऑपरेशन अंडरटेक करते हैं, जिसका लाइकली कॉज डेथ हो सकता है। तो इनके एक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 26। अब सेक्शन 26 मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है कि ये जो ऑपरेशन है ये कंसेंट लेकर होना चाहिए और इसे गुड फेथ में होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 27, एक्ट्स डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। तो 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा हो या अनसाउंड माइंड कोई पर्सन हो, उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है उसके गार्डियन से कंसेंट लेने के बाद, तो उस एक्ट को सेक्शन 27 से प्रोटेक्शन मिलता है। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो पहला है इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, और दूसरा है All these acts should be done after the consent of the guardian। अब आज का लेक्चर हम यही पॉज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भी कुछ सिखाया गया है उसे एक बार और रिवाइज करिएगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर अदर न्यू वीडियोस। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।